हाँ तो बच्चों सभी रोजाना वीडियो देख रहे होंगे और वीडियो उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में भी आ रहे होंगे। प्रत्येक वीडियो में हो सकता है किसी में मैंने अपना नंबर नहीं दिया हो आपको, लेकिन हर एक वीडियो में आपको बता भी रखा है मेरा जो पर्सनल नंबर है, दोबारा देख ले आप 9887-937-832 मेरा व्हाट्सएप नंबर और पर्सनल नंबर है। जिस किसी बच्चों को कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में कोई शब्द समझ में नहीं आता है, कोई लाइन समझ में नहीं आती है, तो वो इस नंबर पर सीधा कांटेक्ट करके अपनी समस्या का समाधान उससे कर सकते हैं। या तो व्हाट्सएप से मैसेज कर लें या फिर सीधा कांटेक्ट कर लें, ठीक है। कई बच्चों की शिकायत रहती है भाई कुछ चीज़ें एक दो लाइन है जो समझ में नहीं आती, उनको कैसे सेट आउट करें। उसके लिए मैं पहले ही मैंने बता रखा था व्हाट्सएप पे नंबर पर कांटेक्ट कर लें। मैं आज भी बता दे रहा हूँ आपको, ये मेरा नंबर है, इसे आप नोट कर लें और अपनी जो भी समस्या उसको समाधान कर लें। चैप्टर की बात करते हैं, आपका तीसरा चैप्टर चल रहा था और इसमें हमने परागण का टॉपिक स्टार्ट किया था। कल परागण के बारे में बताया था, परागण के प्रकार बताए थे, स्व परागण और पर परागण, ठीक है। स्व परागण में आपको दो प्रकार बताए थे, स्वकीय उत्पन्न और सजात पुष्पी परागण। पर परागण में कई प्रकार आपको पर परागण में एक ही प्रकार था। स्व परागण पर परागण की युक्तियां और अनुकूलन बताए थे, कौन कौन से अनुकूलन इन पादपों में पाए जाते हैं। स्व परागण में ऐसे अनुकूलन होते हैं जो पादपों में स्व परागण को प्रेरित करते हैं, जबकि पर परागित जो पादप होते हैं उनमें ऐसे अनुकूलन पाए जाते हैं जो पादपों में पर परागण को ही प्रेरित करते हैं। नेक्स्ट आज हम स्टार्ट करते हैं। पर परागण जो होता है वो किसी न किसी साधन के द्वारा होता है, माध्यम के द्वारा होता है। जिस किसी भी साधन के द्वारा पर परागण होता है उसके आधार पर उसको बोलते हैं परागण का नाम देते हैं। जैसे वायु के द्वारा हो रहा है तो वायु परागण, जल के द्वारा हो रहा है जल परागण, ठीक है ना। इस प्रकार से हम आज पढ़ेंगे कि पर परागण की विधियां कौन कौन सी है, यानी किन किन साधनों के द्वारा परागण पादपों में होते हैं। पादपों में ज्यादातर हम यहाँ 6 या 7 प्रकार के परागण का अध्ययन करेंगे। जैसे वायु परागण है, जल परागण है दूसरा, तीसरा आपका कीट परागण है, चौथा पक्षी परागण है, पांचवा चमगादड़ परागण है, छठवां घोंगे द्वारा, गिलहरी द्वारा। इस प्रकार से इन परागणों का अध्ययन आज करेंगे। पहला करते हैं वायु परागण। वायु परागण जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है कि जब परागकणों का स्थानांतरण वायु के द्वारा होगा तो इसको बोलेंगे वायु परागण, ठीक है। परागकण जो होंगे एक पादप से दूसरे पादप पर इनका स्थानांतरण जब वायु के द्वारा हुआ तो क्या कहलाएगा, वायु परागण कहलाएगा। जिन पादपों में वायु परागण होता है, ठीक है ना, वायु परागण जिन पुष्पों में होगा या जिन पादपों में होगा उन पादपों के पुष्पों में कुछ विशेषताएं पाई जाती है, परागकणों की कुछ विशेषताएं होती हैं। जैसे परागकण छोटे होंगे, हल्के होंगे, चिकने होंगे व शुष्क होते हैं, ठीक है। क्योंकि परागकण क्या होता है, हवा के साथ उड़ते हुए वर्तिकाग्र तक जाएंगे, ठीक है ना। तो हवा के साथ उड़ते हुए जाएंगे तो ये अनिश्चितता रहती है कितने परागकण वर्तिकाग्र पर जाएं, ठीक है ना। तो उसको निश्चित करने के लिए परागकण क्या होते हैं, छोटे और हल्के होते हैं जिससे आसानी से वायु में उड़ करके वर्तिकाग्र तक चले जाएं। चिकने होते हैं, चिकने होने से क्या फायदा होता है कि जब भी वो वर्तिकाग्र के संपर्क में आएंगे तो आसानी से तुरंत वर्तिकाग्र से चिपक जाते हैं। इसके अलावा वायु परागण क्या होता है, ज्यादातर परागकण जो होते हैं वायु के साथ उड़ करके विपरीत दिशा में भी चले जाते हैं, अलग दिशाओं में भी भटक जाते हैं। तो परागण की प्रक्रिया है वो अनिश्चित होती है। उसको निश्चित करने के लिए पौधे परागकणों का उत्पादन काफी संख्या में करते हैं, ठीक है। काफी मात्रा में परागकणों का उत्पादन होता है जिससे कि कुछ परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंच जाए और परागण की प्रक्रिया निश्चित हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये तो परागकणों की विशेषता हो गई, साथ ही साथ मादा पुष्प की जो वर्तिकाग्र होती है उसमें भी कुछ विशेषताएं होती हैं जो परागण को सुनिश्चित कर सके। जैसे परागकणों की विशेषता हो गई। और वर्तिकाग्र में क्या विशेषता होती है, जैसे घास है, घास की जो वर्तिकाग्र होती है वो रोमेल होती है, यानी रोम के समान होती है, बच्चे बाहर की ओर बिखरी होती है। जैसे कोई परागकण उसके संपर्क में आएगा तो रोम में उलझ करके रह जाता है और आसानी से परागण हो जाता है। इसी प्रकार से
टाइफा में ब्रुश के समान होती है जो आसानी से परागकणों को उलझा लेती है। इस प्रकार से वर्तिकाग्र में भी इनमें अनुकूलन पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है जल परागण। हाइड्रोफिली बोलते हैं इसको, ये एनाफिली कहलाता है। जल परागण जैसा कि नाम से प्रकटित हो रहा है, परागण या परागकण का स्थानांतरण जल के द्वारा होगा। ठीक है ना। अब यह आवश्यक नहीं है कि जल के अंदर जितने पादप हैं उनमें सब में जल परागण ही होता है। कई जलीय पादप ऐसे होते हैं जैसे सालविया में कीट परागण होता है। ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर जो पादप होते हैं उनमें जल के द्वारा ही, जलीय पादप होते हैं उनमें जल के द्वारा परागण होता है। जल परागण दो प्रकार का होता है। पहला है अधोजल। इसमें क्या होता है, जब परागण जल के भीतर होता है, यानी पौधे जो होते हैं वो जल के अंदर डूबे हुए होते हैं, जल निमग्न होते हैं, और जल निमग्न होने पर जल के अंदर ही नर और मादा युग्मक मुक्त होते हैं और वो एक दूसरे के नजदीक पहुंचते हैं, या परागकण वर्तिकाग्र के नजदीक पहुंचते हैं, जल के अंदर ही बहते हुए जाते हैं। जल निमग्न पादप जैसे नाजास है, सेरेटोफिल्लम है, जोस्टेरा है, ये सारे पादप कैसे हैं, जल निमग्न पादप है, यानी इनमें परागण क्रिया जल के अंदर रहते हुए ही होती है। दूसरा होता है अधिजल परागण, यानी इनमें परागण यानी परागकण और वर्तिकाग्र का जो मिलन होता है वो जल की सतह पर होता है, ऊपरी सरफेस पर आकर के। ठीक है। यानी जब परागकण जल की सतह पर होता है, जब परागण जल की सतह पर होता है उसे बोलेंगे अधिजल परागण। जैसे वेलिसनेरिया है। ठीक है ना। तो वेलिसनेरिया क्या होता है, वेलिसनेरिया वैसे तो जल निमग्न पादप है, लेकिन परागण के समय ये जल की सतह पर, इसका जो मादा पुष्प होता है वो जल की सतह पर आ जाता है, नर पुष्प जो होते हैं वो भी जल की सतह पर टूट करके आ जाते हैं और जल की सतह पर इनमें परागण होता है। ठीक है। तीसरा आता है कीट परागण। कीट परागण, कई प्रकार के कीट ऐसे होते हैं जो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं, मलदाते रहते हैं किसी न किसी मार्फत, किसी न किसी स्वार्थ के लिए, जैसे मकरंद के लिए, खुशबू के लिए, कलर के लिए आकर्षित होते हैं, कलर से आकर्षित होते हैं, न किसी न किसी रूप में कीट पुष्पों पर आकर्षित होते हैं, और जब वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तो परागकणों का स्थानांतरण कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब परागकणों का स्थानांतरण कीट के द्वारा होगा तो उसको बोलेंगे कीट परागण। तो कई प्रकार के कीट ऐसे होते हैं जो परागण में सहयोग करते हैं, जैसे तितली है, मधुमक्खी है, पतंगा है, बीटल है। इन सभी में लगभग 80% से ज्यादा परागण जो होता है वो मधुमक्खियों के द्वारा होता है। कीट परागण में सबसे ज्यादा जो कीट परागण होता है वो किसके द्वारा होता है, मधुमक्खियों के द्वारा होता है। अब जैसा कि वायु परागण में पुष्पों में विशेषता होती थी, उसी प्रकार से कीट परागण वाले जो पादप होते हैं उनके पुष्पों में भी कुछ विशेषताएं पाई जाती है। जैसे इनके जो पुष्प होते हैं मकरंद युक्त होते हैं, गंध युक्त होते हैं। ठीक है। किसी न किसी प्रकार के उनमें गंध आते हैं जिससे कीट उनकी ओर आकर्षित होता है। मकरंद यानी शहद प्राप्त करने के लिए एक लिक्विड होता है जिसको खाने के लिए कीट इनकी ओर आकर्षित होते हैं। पुष्प रंगीन होता है, चमकदार होता है, कलरफुल होता है, जिसको देख करके कीट इनकी ओर आकर्षित होता है। जैसे सरसों है, सालविया है, इनके अंतर्गत कीट द्वारा परागण होता है। चौथा आता है पक्षी परागण। कई प्रकार के पक्षी ऐसे होते हैं जो किसी न किसी स्वार्थ के लिए एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं और उनके द्वारा परागकणों का स्थानांतरण हो जाता है। तो जब परागकणों का स्थानांतरण पक्षियों के द्वारा होगा तो इसको बोलेंगे पक्षी परागण। इनमें क्या होता है, इनके पुष्प कैसे होंगे, चमकदार होंगे, मकरंद युक्त होंगे। तो पक्षी मकरंद खाने के लिए या पुष्पों को चमकदार होने के लिए उसकी तरफ आकर्षित होता है। दूसरी बात, पुष्प कुछ पादपों में पुष्प नलिकाकार होते हैं, जैसे तंबाकू है, प्यालेनुमा होते हैं जैसे बोतल ब्रुश है। ठीक है ना। इस प्रकार से कुंभाकार है, कुंभ यानी कलश के समान पुष्प होते हैं, जैसे एरिकेसी कुल के पादप। तो इन पुष्पों की विशेषता होती है जिनमें कीट परागण होता है। जो पक्षी हैं ज्यादातर जो कीट परागण जो पक्षी परागण करते हैं उनमें मुख्य रूप से जो पक्षी हैं वो है गुंजन पक्षी है, शकरखोरा है, नेक्टेरिना है। ये ज्यादातर परागणकारी पक्षी हैं जिनके द्वारा परागण क्रिया संपन्न होती है। जो पादप जिनमें परागण पक्षियों के द्वारा होता है उनमें होता है श्यामल है, श्यामल के अंदर बिग्नोनिया है, पलाश है। इनमें क्या होता है, पक्षी परागण होता है, पक्षियों के द्वारा परागण होता है। पांचवा आता है चमगादड़ परागण।
स्पेशल है। चमगादड़ रात्रिचर प्राणी है, रात्रि को भ्रमण करता है। तो ऐसे पौधे जिनके पुष्प रात्रि में खिलते हैं उनमें चमगादड़ के द्वारा परागण क्रिया होती है। ठीक है ना। तो पुष्प की विशेषता क्या होगी, पुष्प रात्रि में खिलेंगे। ठीक है, पुष्प मकरंद युक्त होंगे जिससे चमगादड़ इनको खाने के लिए आकर्षित होती है। जैसे कदम्ब है, कचनार है, ये ऐसे पादप है जिनमें चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। ठीक, इसके अलावा कुछ अन्य विशेष प्रकार के पादप है जिनमें विशेष जीवों के द्वारा परागण होता है। जैसे सर्प वृक्ष है, आर्किड्स है, इनमें घोंघों के द्वारा परागण होता है। गुलमोहर, सेमल है, इसमें गिलहरी के द्वारा परागण होता है। सेमल हमने पढ़ा था अभी, इसमें पक्षी परागण भी होता है और गिलहरी द्वारा भी इनमें परागण क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये है आपका पर परागण की विधियां, यानी अलग अलग साधनों द्वारा पादपों में अलग अलग प्रकार का परागण होता है। ठीक है, इसे नोट करें आप, इसमें शॉट ले लें। ठीक है, अगला जो पार्ट है इसका वो पढ़ेंगे हम निषेचन। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका असंगतता। या अनिश्चितता। असंगतता या अनिश्चितता। असंगतता या अनिश्चितता क्या है? देखो, ये परागकोश, ये वर्तिकाग्र और ये वर्तिका और ये अंडाशय। ये कैसे से लगा हुआ नीचे, यहाँ पर परागकण उत्पन्न हुए, ये वर्तिकाग्र है और यहाँ पर ये क्या होगा आपका अंडाशय, जिसके अंदर क्या है बीजांड होगा। सारी संरचना पहले पढ़ चुके हो। अब परागण हमने पढ़ा था, परागण हमने क्या पढ़ा था कि परागकण, ये जो परागकण है ये परागकण कहां पर स्थानांतरित हुए, वर्तिकाग्र पर हुए। वर्तिकाग्र पर परागकण आ गया, परागकण का स्थानांतर कहां पर हो गया, वर्तिकाग्र पर हो गया। ये क्रिया क्या कहलाई, परागण। अब होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि परागकण और वर्तिकाग्र यानी दोनों नरयुग्मक और मादा युग्मक पूरी तरह से जननक्षम होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनमें परस्पर क्या होता है, निषेचन नहीं होता। ठीक है ना। परागकण और जो हमारा मादा युग्मक है वर्तिकाग्र है, दोनों क्या है, जननक्षम है। यानी नर और मादा युग्मक दोनों ही क्या है, हमारे जननक्षम है, लेकिन फिर भी उनके मध्य निषेचन की अयोग्यता पाई जाती है। इसको क्या बोलेंगे हम, असंगतता या अनिषेचता कहते हैं। असंगतता या अनिषेचता कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है। पहली
अंतरा जातीय, ठीक है, अंतरा जातीय यानी दो जातियों के मध्य, यानी वंश एक ही होगा, एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य, भिन्न जातियों के मध्य जो असंगतता पाई जाती है उसको बोलेंगे हम अंतरा जातीय असंगतता, ठीक है। जैसे सरसों की वैरायटी होती है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस तथा ब्रासिका रापा, ब्रासिका दो अलग अलग जातियां हैं, लेकिन वंश दोनों का एक ही है और इन दोनों में क्या पाई जाती है, अंतर जातीय असंगतता पाई जाती है। सेकंड होती है अंतर जातीय असंगतता, ठीक है। दूसरी कौन सी होगी, अंतर जातीय असंगतता। इसमें क्या होता है, एक ही जाति के अनिश्चितता एक ही जाति के सदस्यों के मध्य में पाई जाती है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अंतर जातीय या स्व अनिश्चितता भी कहलाती है, स्व अनिश्चितता भी कहलाती है, अंतर जातीय असंगतता या स्व अनिश्चितता कहलाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से असंगतता दो प्रकार की हो गई, अंतर जातीय और अंतर जातीय, ठीक है। इधर होगा दोनों टॉपिक। असंगतता क्या है, नर और मादा युग्मक दोनों जननक्षम होने के बावजूद भी इनमें क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं हो पाती, यह क्रिया कहलाती है असंगतता कहलाती है, ठीक है। ये दो प्रकार की है, अंतर जातीय एक ही वंश की दो भिन्न जातियों के मध्य में पाई जाने वाली असंगतता को क्या बोलेंगे हम, अंतर जातीय असंगतता। जैसे ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस और ब्रासिका रापा के मध्य। दूसरी होती है अंतर जातीय असंगतता, इसमें क्या होता है, एक ही जाति के सदस्यों के मध्य में जो असंगतता पाई जाती है उसको हम बोलेंगे अंतर जातीय असंगतता। इसको हम स्व अनिश्चितता भी कहते हैं, ठीक है। जैसे त्रिमूला पादप है, त्रिमूला पादप है, इसके अंतर्गत ये पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया यानी ये जो असंगतता है ये किस कारण से होती है, ठीक है ना, किस कारण से होती है। ये जो परागण है इसमें क्या हुआ, परागकण वर्ती केंद्र पर पहुंचा, तो परागकण जो होता है ना, इसकी जो भित्ति होती है, परागकण की जो बाह्य भित्ति है जिसको हम बाह्यचोल बोलते हैं, इसमें आपको मैंने बताया था संरचना के अंतर्गत जब पढ़ा रहे थे कि परागकण की जो भित्ति होती है उसमें छोटी छोटी गुहिकाएं पाई जाती है जिनमें विशेष प्रकार की प्रोटीन भरी होती है, ठीक है ना। तो परागकण की सतह पर विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। उसी प्रकार से जो वर्तिकाग्र है इसकी सतह पर भी कुछ विशेष प्रोटीन पाए जाते हैं। जब इन दोनों प्रोटीनों में संगतता होती है, समानता होती है, तो ये वर्तिकाग्र उस परागकण को अंकुरित होने देगी, ठीक है ना। और यदि संगतता उनमें नहीं है तो ये वर्तिकाग्र उस परागकण को अंकुरित होने नहीं देती, ठीक है ना। तो ये किस प्रकार से होती है आगे हम डिटेल में कल स्टडी करेंगे। आज आपको यहाँ तक मैंने दो टॉपिक आपको लिए, पर परागण की विधियां और असंगतता क्या है, इसकी डेफिनेशन लीजिए, इसको आगे और डिटेल लेंगे कल। तो यहाँ तक का आप इसको अच्छी तरह से देख लें, अच्छी तरह। कोई प्रॉब्लम आए तो आपको मैंने शुरू में नंबर लिखा था बोर्ड पर, और नंबर आप नोट कर लेना, और जो भी कोई प्रॉब्लम आए उस नंबर पर आप संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर लेंगे।